एक बार चेक कर लो, एक बार गड़बड़ नहीं। आ गए आ गए आ गए। रहने दो, रहने दो। क्या चीज़? बेटा बैठ जा। अरे अब, अरे हेलो, ये क्या हुआ? इसमें आवाज़ नहीं आ रही क्या? आवाज़, वॉल्यूम तेज करना, वॉल्यूम। बेटा अब बातचीत बंद कर दो। हो गए रजिस्ट्रेशन सबके? हो गए? अब चलो इसकी, हाँ सही है, सही है। बेटा अब बातचीत नहीं। बेटा बाहर निकल जाओ, जिसको रजिस्ट्रेशन करवाने हैं अब बाहर चले जाओ। आप नहीं कराना। हरे कृष्णा बेटा। अब जिसको भी करवाना है वो बाहर चले जाओ, गेट बंद नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन। हरे कृष्णा। तुम्हारा तो बेटा अब बातचीत नहीं। ये बताओ, आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया और जाने का उद्यम मच रहा है जब से, जाएंगे जाएंगे जाएंगे। हो गया? हरे कृष्णा बेटा। थोड़े क्यों, पूरे ले यार। चलो कल लास्ट। अरे अब बातचीत नहीं, बैठ जाओ जल्दी से। और किसी को बाहर जाना है तो चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? कल हम लोगों ने कल हम लोगों ने जो डिस्कशन अधूरा छोड़ा था उसे कंप्लीट कर लेते हैं। कल हम एएस 10 पर थे, सॉरी 2 पर थे। एएस 2 में हमारा थोड़ा बहुत डिस्कशन पेंडिंग था, तो बेटा आज उसे कंप्लीट करके ख़त्म करते हैं। बेटा कल हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था, अब मैंने आपको बोल दिया किसी को अगर रजिस्ट्रेशन के लिए बाहर जाना है तो चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ कोई बातचीत नहीं करेगा। कल हम लोगों ने बात की थी, सब बताओ किसके बारे में? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के बारे में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में हमने सबसे पहले क्या देखा था? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का फिर मतलब समझा था, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और WIP। फिर हमने वैल्यूएशन प्रिंसिपल की बात की थी, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस। फिर हमने NRV को समझा था। NRV क्या था आपका? एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड एक्सपेंस। वो बैग कहाँ रख कर आ गया? कहाँ गया वो? है ही नहीं। बैग कहाँ रख के आ गया? नी, तो नीचे क्यों रख के आ गया बेटा? नहीं नहीं, इधर लेकर आ। तो हमने कल बात की थी किसके बारे में? NRV। NRV का मतलब एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेक्टेड, बोलो, कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अगर हो तो, कोई ज़रूरी नहीं है वो होगा। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ से, सॉरी, एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस अगर हो तो, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ NRV एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ज़रूर होगा। फिर हमने कॉस्ट की बात की थी। कॉस्ट में हम लोगों ने 3 एलिमेंट ऐड किए थे, एक परचेसिंग प्राइस, दूसरा कन्वर्जन कॉस्ट और तीसरा अदर कॉस्ट। मैंने आपको कहा था इन तीनों का होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी ट्रेडिंग कंसर्न है तो केवल परचेसिंग प्राइस होगा, अगर आपकी तीनों कंसर्न है, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो तीनों चीज़ होंगी। फर्स्ट परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल होगा, फिर वो परचेज प्राइस, बेटा वो परचेज प्राइस फिर रॉ मटेरियल का होगा। दूसरा कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट में बताओ क्या आएगा? डायरेक्ट लेबर। थैंक यू। तो प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड में एक प्रॉब्लम थी जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, जिस पर बेस क्वेश्चन भी आता है, फिक्स और वेरिएबल। वेरिएबल हमेशा एक्चुअल बेसिस पर चार्ज होंगे। फिक्स में आपको कहा था 3 केसेस होंगे, नॉर्मल प्रोडक्शन कैपेसिटी अचीव्ड,
या फिर हाई प्रोडक्शन या लो प्रोडक्शन, उस पर बेस हमने क्वेश्चन भी किया था। फिर हम आगे चले थे हमने बात की थी अगर ये जो अदर कॉस्ट क्या है बेटा, जो इन्वेंट्री को प्रेजेंट कंडीशन एंड लोकेशन पर लाने पे हेल्प करे। क्योंकि अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो बताओ क्या करोगे आप, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग करोगे, फिर उसको कहाँ तक लेकर आओगे बेटा, शोरूम तक लेकर आओगे सेल करने के लिए, तो वहाँ तक लाने का जो भी खर्चा होगा वो भी अदर कॉस्ट का पार्ट यानी इन्वेंट्री का पार्ट होगा। फिर हमने बात की थी इन्वेंट्री में क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा, इंक्लूजन के बारे में बात की, फिर एक्सक्लूजन के बारे में बात की। तो हमने वहाँ पर बात की थी एबनॉर्मल वेस्टेज ऐड नहीं होगा। एबनॉर्मल वेस्टेज के बाद बोलो, अरे जल्दी से, स्टोरेज कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और उसमें मैंने एक ऐड करवा दिया था क्या, इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट, जिसमें मैंने कहा था इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट पर सेपरेटली भी क्वेश्चन आया हुआ है थ्योरेटिकल, वो आपको याद करना है। नेक्स्ट फिर उसके बाद हमने किसके बारे में बात की थी, रॉ मटेरियल वैल्यूएशन प्रिंसिपल के बारे में, जो मैंने आपको टेक्स्ट से पढ़ाया था आपका पैरा नंबर 24, जिस पर बेस एक हमने क्वेश्चन भी किया था। फिर हमने कुछ कॉस्ट फार्मूलाज के बारे में बात की थी। कॉस्ट फार्मूलाज क्या थे, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, फीफो और वेटेड एवरेज। फिर हमने दो स्पेशल के बारे में बात की थी, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट और रिटेल प्राइस। बेटा अगर आपके पास इन्वेंट्री लास्ट में बच रही है तो इन्वेंट्री को आप दो बेसिस पर वैल्यू कर सकते हो, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट के बिहाफ पर और दूसरा रिटेल कॉस्ट के बिहाफ पर, लेकिन ओनली फॉर कन्वीनियंस। मैंने कहा था ओनली फॉर कन्वीनियंस आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये अलाउ करता है। तो कल हमने यहाँ हमारी बात रुकी थी, आज इसे कंप्लीट करते हैं। मैंने आपको कहा था ये थ्योरेटिकल है तो आपको याद होना चाहिए। ये आपका पेज नंबर 3.45, पेज नंबर 3.45 थ्योरेटिकल पूछा जा सकता है, तो थ्योरेटिकल आपको आंसर देना पड़ेगा। ये बोल रहा है इंस्टेड ऑफ एक्चुअल द स्टैंडर्ड कॉस्ट में बी टेकन एज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। एक्चुअल की जगह मेरे पास बताओ क्या बची हैं, यहाँ पर ये यूनिट्स बची हैं मेरे पास 1000 यूनिट्स हैं, ये 1000 यूनिट्स हैं, 1000 यूनिट्स। अब 1000 यूनिट का बताओ मुझे ईयर एंड 31 मार्च 2011 को बताओ क्या करना है, वैल्यूएशन करना है। किस पर करूँगा बोलो, एट कॉस्ट। वो तो फिर एनआरवी तो बेकार की बात है, वो तो होंगी तो कंपैरिजन करके आप लोग करोगे, अदरवाइज इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन बताओ स्टॉक किस पर वैल्यू होता है, और इन जर्नल बताओ ऑलवेज किस पर वैल्यू होता है, कॉस्ट पर ही वैल्यू होता है। ये तो एक फंडा है, ठीक है, रूल है। बेटा ऑर्गेनाइजेशन बेवकूफ़ थोड़ी है जो ऐसी इन्वेंट्री का ढेर लगा लेगी जिसकी एनआरवी डाउन हो जाए, तो एंटिटी फिर बर्बाद होने का काम खुद ही कर रही है। मोस्टली फॉर्मूला तो है लेकिन कभी काम आएगा नहीं, एक्सेप्शनली आपको कुछ जगह पर मिलेगा, वहाँ मैनेजमेंट ही एक नंबर का बेवकूफ़ होगा या फिर कुछ मैनिपुलेशंस होते हैं। अगर आपने उसका केस पढ़ा हो, वो जो भाग गया था नीरव मोदी, तो उसके केस मतलब अब उसमें नहीं चलते, तो चलो मतलब एक्सेप्शनली ऐसा होगा। तो एट कॉस्ट मोस्टली बताओ किसका, इसका वैल्यूशन किस पर होगा, एट कॉस्ट प्राइस, एट कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉब्लम यह है कि ये 1000 यूनिट को मैं मल्टीप्लाई किससे करूं बोलो, पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करूं। अगर मैं पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करूं तो ये पर यूनिट कॉस्ट कौन सी होनी चाहिए बोलो, अरे नालायकों बोलो ना, बस बैठे रहते हो। अभी तो बताया, अरे एक्चुअल होगी, कोई हाइपोथेटिकल फिगर थोड़ी उठा लाओगे, समझ में आ गया बेटा। एक्चुअल से तो मल्टीप्लाई करोगे, 1000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 1000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल पर यूनिट कॉस्ट, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका टोटल पर यूनिट कॉस्ट। बात समझ में आ रही है। लेकिन आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने क्या कहा था आपको, ओनली फॉर कन्वीनियंस कुछ ऑप्शंस देता है। भाई एक्चुअल पर ही होना चाहिए इन्वेंट्री का वैल्यूशन, लेकिन ऑप्शन है द स्टैंडर्ड कॉस्ट में बी टेकन। आपका यस बोलता है भाई साहब स्टैंडर्ड कॉस्ट ले लो, किसके लिए, फॉर वैल्यूशन ऑफ इन्वेंट्री एट कॉस्ट, तो आप एक्चुअल की जगह स्टैंडर्ड ले लो। प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड फेयरली, लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन क्या होना चाहिए, नियर अबाउट एक्चुअल होना चाहिए, अप्रोक्सीमेट एक्चुअल के आसपास ही होना चाहिए।
Such standard should be set in the light of normal level of material consumption, labor efficiency और capacity utilization. The standard, अच्छा ये जो standard cost आप लोगे ये बताओ actual होगी या estimated होगी? भाई ये approximate होगी, estimated होगी, but हाँ near about actual होगी, यानी ये कोई estimation झूठा नहीं होगा, actual. भैया expert होते हैं और ध्यान रखना जैसा वो सोचते हैं वैसा होता भी है बेटा. अब ये मान लो आप लोग सब काफ़ी बच्चे बताओ दिन रात मेहनत कर रहे हो, किस लिए मेहनत कर रहे हो? पास होने के लिए. क्या पास हो जाओगे बेटा? काफ़ी जो बच्चे जेन्युइनली मेहनत कर रहे हैं उनको पता है जो उन्होंने सोचा है वो करके दिखा देंगे. समझ में आ गया? और बाकी तो आपको पता है आ रहे हैं और जा रहे हैं, बैग उठाकर कॉपियों में लिख रहे हैं, आपको पता है फिर क्या हो रहा है. लेकिन अगर हम एक्सपर्ट एक स्मार्ट बंदे की बात करें जिसका दिमाग बहुत अच्छा चलता है तो बेटा वो जैसा सोचता है वैसा करके दिखा देता है वो. ठीक है ना? तो ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है ये नियर अबाउट एक्चुअल है, ये एस्टिमेशन तो है लेकिन एक्चुअल के पास पास. तो द स्टैंडर्ड्स ऑफ सेट शुड बी रेगुलरली रिव्यूड, ये रेगुलरली रिव्यू होने चाहिए. एंड इफ नेसेसरी रिवाइज्ड, अगर आपको लगता है तो बताओ इन स्टैंडर्ड्स को रिवाइज भी करना चाहिए. बोलो आ गया समझ में? तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बताओ किस लिए आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने ये ऑप्शन प्रोवाइड किया है. आप चाहो तो लिख लो दिस ऑप्शन प्रोवाइडेड बाय एएस ओनली फॉर कन्वीनियंस. आप यहाँ लिख लो ऑप्शंस प्रोवाइडेड बाय, या दोनों पे लिख लो, दोनों ही कन्वीनियंस के लिए. ऑप्शंस प्रोवाइडेड बाय एएस ओनली फॉर कन्वीनियंस. ऑप्शन प्रोवाइडेड बाय एएस, दोनों ही ऑप्शन है, दोनों के साथ लिखना है तो एक साथ एरो बना के लिख लो. ऑप्शन प्रोवाइडेड बाय एएस ओनली फॉर कन्वीनियंस. सर ये कन्वीनियंस का झंझट क्या है पता है? मैंने आपको पहले भी कल भी बताया था. मान लो एक टेलर है जो शर्ट बनाकर सेल करता है, वो मैन्युफैक्चरर है. अब ये बताओ वो क्या एक शर्ट की जब स्टार्ट करेगा एंड तक कितनी एक्चुअल कॉस्टिंग आए इस पर बारीकी से काम करेगा? बेटा अगर बारीकी से काम करना है तो बताओ आपको फिर किसको बुलाना होगा? कॉस्ट अकाउंटेंट को बुलाना होगा. सीए के बस की बात है ही नहीं, आपको पता है. कॉस्ट अकाउंटेंट को बुलाना होगा क्योंकि आप कॉस्टिंग पढ़ते हो और वो कॉस्टिंग में डूबा हुआ होता है सीए में. तो एक्चुअल कॉस्टिंग बताओ कौन निकाल सकता है? तो वो आपको उस कॉस्ट अकाउंटेंट को बुलाना होगा. वो कॉस्ट अकाउंटेंट बारीकी से जांच करेगा और लेगा ₹1,00,000 महीना. और आप किसका मेजरमेंट करा रहे हो? शर्ट बना रहे हैं, शर्ट की एक्चुअल कॉस्ट. बताओ वो खाती का दर्जी सॉरी वो दर्जी, ठीक है, कारपेंटर नहीं, टेलर. वो टेलर क्या खुद नहीं पता लगा सकता क्या शर्ट की कॉस्ट कितनी आ रही है? भाई साहब ₹500 आ रही है एस्टिमेटेडली. और कॉस्ट अकाउंटेंट को बुलाया, उसने कहा साहब ₹499.10 आ रही है. और उस बात को बताने के वो हर महीने ₹50,000 और ले रहा है, ₹1,00,000 और ले रहा है. तो क्या बेवकूफ़ी नहीं लग रही? तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है एक्चुअल की ऐसी की तैसी. ठीक है ना? किस में दिमाग लगा लो? स्टैंडर्ड कॉस्ट. मैंने कहा ना ओनली फॉर कन्वीनियंस. भाई साहब नहीं है वर्थफुल. आप एक्चुअल के पीछे पढ़ो, कुछ केसेस में एक्चुअल के पीछे पढ़ना फायदेमंद नहीं होता, उल्टा एंटिटी को वो लॉस दे जाता है. तो वो आप फिर आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है आप स्टैंडर्ड एक फिक्स करो, ये आपका कपड़ा लगता है, ये लेबर लगती है, ये सब होता है, आप खुद आइडिया लगा सकते हो. तो ऐसे केसेस में स्टैंडर्ड फिक्स कर लो, एक्चुअल की ज़रूरत नहीं है. आप अपनी इन्वेंट्री को स्टैंडर्ड पर वैल्यू कर सकते हो. लेकिन एक चीज़ दिमाग में रखनी है आपको, क्या? कि वो जो स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं वो एस्टिमेटेड हैं. दैट्स वाई बताओ हर साल वो क्या होने चाहिए? रिव्यू होने चाहिए. अगर आपको लगता है सर्कमस्टेंसेज में चेंज आ गया, मान लो कपड़ा महंगा हो गया, लेबर महंगी हो गई, तो बताओ फिर आप क्या कर लो, अपने उसको रिवाइज कर लो, कोई इशू नहीं है. बात समझ में आ गई? तो एक्चुअल की जगह आपको कुछ दूसरे भी बेसिस प्रोवाइड किए गए. बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था क्या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अलाउड है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2? तो आप यही आंसर लिख कर आओगे हाँ ये अलाउड है. इंस्टेड ऑफ एक्चुअल आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो कर सकते हो, बट आपको रिव्यू करना होगा. इट इज़ अवेलेबल, इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ड्यू टू कन्वीनियंस ओनली. चलो मैं आगे. एक बात. दूसरी बात, रिटेल मेथड.
एक रिटेल मेथड भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने अलाउ किया है, ओनली फॉर कन्वीनियंस। अब बेटा रिटेल स्टोर्स में आप जाते हो, अब रिटेल स्टोर क्या है? ये जो रिलायंस फ्रेश, बिग बाज़ार, ये किराना की शॉप पर जाते हो आप, बताओ ये क्या है? सारे के सारे रिटेल स्टोर्स हैं। आप बेटा रिलायंस फ्रेश गए, बताओ वहाँ पर क्या है? एक ही तरह का चावल, मतलब वैरायटी, नाम क्या है? केवल राइस चावल, लेकिन वैरायटी 1000 मिल जाएंगे आपको वहाँ पर, कई वैरायटी का। ये 50 रुपये पर केजी, ये 100 रुपये पर केजी, ये 110, ये 120, ये 130, ये 150, समझ में आ रहा है? ये 200 रुपये पर केजी, ऐसे आपको राइस की कैटेगरी मिल जाएंगे। अब बताओ है तो चावल ही ना, और ये इतना सारा। ऐसे ही बताओ वहाँ पर अगर आप दालों की बात करो तो 50 वैरायटी की दालें हैं, 50 उसके। आपको नहीं लगता पागल हो जाएंगे अगर इन्वेंट्री वैल्यूशन करने बैठ गए तो? भाई ये अपने आप में 50 रुपये पर केजी जो आपका राइस है, ये अपने आप में एक डिफरेंट प्रोडक्ट है या नहीं है? अपने आप में डिफरेंट है। इसकी आपके पास कितनी क्वांटिटी है? मल्टीप्लाई बाय 50। इसकी आपके पास कितनी क्वांटिटी है? मल्टीप्लाई बाय 100। इसकी आपके, समझ में आ रहा है? ऐसे तो फिर चलो चावल तक बात होती तो समझ में भी आता, वहाँ तो बेटा बिस्कुट ही लोगे तो 1000 कैटेगरी के तो बिस्कुट ही होंगे। आ गया, एक पार्ले जी, एक पार्ले यू, एक पार्ले तू, एक पार्ले मी, एक जाने कितने सारे यू मी तू जाने क्या क्या जोड़ देते हैं ये लोग। तो आप ये बताओ, फिर तो हो गया इन्वेंट्री वैल्यूएशन। फिर तो आप सारे काम छोड़कर केवल क्या करते रहो? इन्वेंट्री वैल्यू करते रहो। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये एक तो रेपिटेडली चेंजेबल आइटम है, तुरंत बदल जाते हैं, और दूसरी बात बेटा इनकी एक क्वालिटी और होती है, इनमें मार्जिन परसेंटेज सेम होता है। मार्जिन परसेंटेज सेम होता है। मान लो अगर ये राइस पर, ये अगर इस पर 10% कमाते हैं तो लगभग सब पर ही 10% मार्जिन है इनका। ठीक है, प्राइस डिफरेंसेस हैं, बट सब पर 10% मार्जिन है। इनकी ये जो आपके रिटेल शॉप्स पर जो गुड्स होते हैं, इनकी क्वालिटी होती है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में इनके मार्जिन एक कैटेगरी पर सेम होता है। मार्जिन इन परसेंटेज बता रहा हूँ मैं, ओवरऑल मार्जिन, ठीक है ना, मार्जिन इन परसेंटेज कॉमन होता है। तो मेरे पास एक ऑप्शन है। आप बेटा ये बताओ, इनके पास आप जब परचेज करने जाते हो, रिलायंस फ्रेश आप कई बार गए भी होंगे, आप कुछ भी मान लीजिए आपने 1 kg राइस परचेज किया, तो बताओ क्या करेंगे ये लोग? आप जाओगे काउंटर पर, किससे बिलिंग करेंगे? कंप्यूटर से। कंप्यूटर में वो 1 kg आपको फीड करेंगे और उसके बाद ऑटोमेटिकली बिल बनकर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बताओ, उनके पास गोडाउन में या उनके पास उस समय कितना स्टॉक अवेलेबल है, उन्हें पता है या नहीं पता? कहाँ पर फीड होता है वो? बेटा कंप्यूटर में फीड होता है कौन सा कितना केजी वहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि जब भी वहाँ उसमें एंटर होता है तो पहले कंप्यूटर में बिलिंग हो जाती है, कंप्यूटर में आ जाता है वो। अच्छा, कंप्यूटर में क्वांटिटी भी होती है और प्राइस भी होता है। अब ये प्राइस कौन सा होता है? सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस? दोनों होते हैं बेटा। दोनों का क्या अचार डालेंगे? सेलिंग प्राइस कभी नहीं होते दोनों, नालायकों। सेलिंग प्राइस होता है, वो 1 सेकंड में एंटर मारता है, बिल बन के बाहर आ जाता है। आ गई बात समझ में? कॉस्ट प्राइस नहीं एंटर किया जाता, केवल सेलिंग प्राइस एंटर किया जाता है। तो उनके जो पीसी में जो भी उनके पास आइटम्स होते हैं, उनकी क्वांटिटी प्लस सेलिंग प्राइस एंटर किया जाता है उसमें। अब बताओ, ईयर एंड आया, इस कंप्यूटर में आपको शायद अब थोड़ा बहुत क्लिक करने लग गया होगा। इस कंप्यूटर में बताओ क्या पड़ा हुआ है? हर तरह की राइस की क्वांटिटी पड़ी हुई है और उसका सेलिंग प्राइस पड़ा हुआ है। समझ में आ गया? आज ये 31 मार्च 2011 है, ईयर एंड। बताओ मुझे क्या करना है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री किस पर होता है? एट कॉस्ट। मैंने बता दिया आपको, वो बेटा एनआरवी वेनआरवी फॉर्मूला तो है, बट वो एक्सेप्शनली एप्लीकेबल होता है। एंटिटीज पागल नहीं होती जो एनआरवी पर वैल्यू करेंगी, ठीक है ना। तो ये बताओ एट कॉस्ट वैल्यू होगा। अब मुझे ये बताओ, मेरे सामने प्रॉब्लम नहीं है यार, इतने सारे, ये तो मैंने आपको एक ही वैरायटी दिखाई, साबुन पड़े हैं, दालें पड़ी है, ये पड़ा है, निरमा पड़ा है, सर्फ पड़ा है, 50 तरह की चीज़ें पड़ी है। अब बताओ मैं कैसे? फिर तो हो गया इन्वेंट्री वैल्यूएशन। तो आपके पास एक ऑप्शन है, बताओ क्या करो? चावल का बोलो बेटा सेलिंग प्राइस,
अरे सेलिंग प्राइस तो एक झटके में पता चल सकता है, राइस का कैसे पता चल जाएगा? कंप्यूटर बता रहा है कि भाई इतनी क्वांटिटी है, इतना सेलिंग प्राइस है, टोटल ये, तो कंप्यूटर एक सेकंड में बता देगा टोटल सेलिंग प्राइस ये रहा आपका, राइस का टोटल सेलिंग प्राइस ये रहा। समझ में आ रही है बात? बेटा इस राइस के टोटल सेलिंग प्राइस से मार्जिन, लॉस मार्जिन नहीं, प्रॉफिट क्या हटा दो? एलिमिनेट कर दो। मैंने क्या कहा था? मार्जिन परसेंटेज सेम है। अगर आप इसमें से एलिमिनेट कर दोगे तो बताओ इस पूरे चावल का, अरे कॉस्ट आ गया, तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन 31 मार्च को किस पर हो गया? कॉस्ट पर हो गया। ऐसे ही सोप, सारे सोप मार्जिन परसेंटेज कॉमन होता है, तो सारे इतने सारे सोप को आपको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है कि निर्मा का इतना, लक्स का इतना, सोनी का इतना। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, तो आप क्या करोगे? केवल और केवल अमाउंट रुपीज 1 लाख, तो आप साबुन की डायरेक्टली कॉस्ट निकाल दोगे, राइस की डायरेक्टली आप उनको कैटेगराइज नहीं करोगे, वो तो कंप्यूटर में पड़ा हुआ है। राइस ये आपका इतनी वैल्यू का, ये इतनी वैल्यू का। कुछ आ रहा है समझ में? कौन सा मेथड है ये? रिटेल शॉप्स पर काम आता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? रिटेल मेथड बोलते हैं। बेटा इसके लिए एक बात जरूरी है, बताओ क्या? मार्जिन इन परसेंटेज सेम होना जरूरी है। तो रिटेल प्राइस मेथड में हम कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री कैसे फाइंड आउट करते हैं? बेटा इसमें हम बेस बनाते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट माइनस प्रॉफिट, और ये आ जाता है आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये भी आपका थ्योरेटिकल है जो आपको याद होना चाहिए, और कभी प्रैक्टिकल भी बनाया जा सकता है, तो इसमें कोई इशू नहीं है। इन रिटेल बिजनेस, क्योंकि ये रिटेल बिजनेस में काम आता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रिटेल मेथड भी बोलते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का रिटेल मेथड बोलते हैं। वेयर लार्ज नंबर ऑफ रैपिडली चेंजिंग आइटम आर ट्रेडेड, द एक्चुअल कॉस्ट, देखो अगेन किसका विकल्प प्रोवाइड किया जा रहा है? एक्चुअल कॉस्ट का ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑफ द आइटम मे बी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। मुझे लगता है बात समझ में आ गई। बेटा इम्पॉसिबल नहीं है, क्या है? डिफिकल्ट। लेबर बहुत बढ़ जाएगी अगर आप कैलकुलेट करने बैठ गए तो बहुत दिक्कत आएगी इसमें। द यूनिट्स डेल्ट बाय अ retailer however are as usually sold for the similar margin, and a retail method to be determine cost in such a retail trade makes use of the facts. By this method cost of the inventory is determined by reducing sales value of unsold stock. unsold stock का मतलब इन्वेंट्री आ गया ना। जो इन्वेंट्री है उसका क्या लोगे आप? सेलिंग प्राइस बाय एप्रोप्रिएट एवरेज परसेंटेज ऑफ द ग्रॉस मार्जिन। अब लास्ट में आके कुछ और बोल दिया। यहां क्या बोल रहा था और यहां क्या बोल रहा है? एवरेज परसेंटेज। अब ये क्या झंझट आ गया? मान लो 10 तरह का चावल है बेटा, किसी पर आप 10% कमा रहे हो, किसी पर 10.5% कमा रहे हो, किसी पर 11%, किसी पर 9%। समझ में आ गया? तो ये अप्रोक्सीमेट बराबर ही तो है। तो अगर आपको मान लो आधा 1% ऊपर नीचे चल रहा है मार्जिन, तो क्या कर लो? एवरेज कर लो ना। अब अगर हम सिमिलर मार्जिन पर रिजिड हो जाएंगे तो एक प्रॉब्लम क्या आएगा? अरे फिर तो रिटेल मेथड यूज ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि किसी पर आप 10% कमा रहे हो, किसी पर 9.5% कमा रहे हो, और बहुत नॉमिनल सा डिफरेंस है। लेकिन अगर हम इसको कंसिडर करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उन्होंने फिर लास्ट में इसको और इम्प्रोवाइज कर दिया कि अप्रोप्रिएट क्या रहेगा आपका? एवरेज। बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो तो बात अलग है भाई, एक पर 10% कमा रहे हो और एक पर 20%, तो बेटा जस्ट डबल हो गया। इसका एवरेज नहीं होगा, एवरेज होगा जो थोड़ा बहुत आसपास घूमते हैं। तो क्योंकि ये जो मार्जिन परसेंटेज है इसमें किसी पर 9%, किसी पर 10%, ऐसा चलता रहता है। सेम प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने कहा चावल कई वैरायटी का है, तो उस केस में ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो हमारा कॉन्सेप्ट फेल नहीं हो जाएगा जरा से ऊपर नीचे के। तो इन्होंने बाद में कर दिया कि एवरेज आप चुन सकते हो। तो इस केस में बताओ इन्वेंट्री कैसे आएगा? इन्वेंट्री इक्वल्स टू बेटा सेल्स वैल्यू ऑफ स्टॉक माइनस प्रॉफिट इन परसेंटेज, लेस कर दो, तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ स्टॉक। ये आ गया कॉस्ट ऑफ स्टॉक। अरे समझ में आ गया सबको? चलूं मैं आगे?
ये रिटेल मेथड भी बता दिया। ये दोनों थ्योरेटिकल याद कर लेना, इनके रेफरेंसेस देने पड़ सकते हैं आपको। चलो एक छोटी सी बात जिस पर इन लोगों ने पूछा तो नहीं है, लेकिन डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद ख़त्म करते हैं इसे। बेटा ये आप पेज नंबर निकालिए सारे बच्चे, 3.43, जॉइंट और बाय प्रोडक्ट्स, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट शायद कहीं पढ़ा हुआ है आपने, कॉस्टिंग में पढ़ा होगा ना। इन केस ऑफ जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट द कॉस्ट इंकर्ड अप टू, अच्छा हम किसकी बात कर रहे हैं? कॉस्ट मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, कॉस्ट रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं। कॉस्ट कैसे आएगा बेटा? अगर जॉइंट प्रोडक्ट है तो कॉस्ट कैसे आएगा? ये देखो, आपने यहां बताओ क्या किया, इनपुट किया, और इनपुट किया तो बताओ कुछ समय तक, अरे ये 5 लाख रुपए का इनपुट था, 5 लाख रुपए का मटेरियल मैंने इनपुट किया एक प्रोसेस में, कुछ समय तक ये प्रोसेस में रहा, और बेटा इस पॉइंट पर आके बताओ क्या हो गया, ये स्प्लिट हो गया। अरे पड़ा हुआ स्प्लिट, हाँ ठीक है ना, ये स्प्लिटिंग पॉइंट है यहाँ पर, ये स्प्लिट हो गया। और यहाँ पर अब बताओ, मैंने तो एक ही मटेरियल डाला था, और यहाँ पर प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, और दोनों प्रोडक्ट बताओ क्या है, सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट है। आ गया? तो बताओ ये क्या है, केस ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट। इस ए की निकली 3000 यूनिट, इस बी की निकली 1000 यूनिट, फॉर एग्जाम्पल, बाकी तो क्वेश्चन आपको डिफाइन कर देगा। इसकी निकली 3000 यूनिट और इसकी निकली 1000 यूनिट। मुझे बताओ ये जो 5 लाख रुपए की कॉस्ट है ये किसकी है? बेटा दोनों की है। अब मेरे सामने एक चैलेंज है कि इनकी कॉस्ट कैसे अलोकेट करूं इसके, क्योंकि मेरी इंटेंशन तो 2 यूनिट बनाने की थी नहीं, मैंने तो एक ही मटेरियल डाला था। लेकिन ठीक है, वो प्रोसेस ही ऐसा है, उसमें 2 सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट बाहर आते हैं जब वो प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। तो ये मेरे सामने सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट्स बाहर आ गए। बात समझ में आ रही है क्या कुछ? अब मुझे बताओ ये 5 लाख रुपए में अलोकेट कैसे करूं? किस में? रेशो में बांट दूं। किस रेशो में? अरे वाह, सारे नालायक एक साथ ही एक्टिव हो गए आज। वो तो नालायक ही रहेंगे। मैंने इसीलिए 3 और 1 बेटा मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। ये प्रोडक्ट 200 रुपये पर यूनिट में बिकेगा, ये प्रोडक्ट 300 रुपये पर यूनिट में, या व्हाटएवर जो भी होगा बिकेगा। तो पता है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है आप रेशो किसका लोगे? सेलिंग प्राइस का। समझ में आ गया? यूनिट्स का नहीं लोगे, उनके इंडिविजुअल सेलिंग प्राइस का भी नहीं लोगे, टोटल सेल्स वैल्यू। यानी ये जो 5 लाख रुपए जब मैं स्प्लिट करूंगा ना बिटवीन ए एंड बी कॉस्ट कैलकुलेशन पर्पज से, तो मैं इस रेशो में जो भी आएगा, कितना आ गया ये 6 लाख और 3 लाख, तो वो 2:1। तो बेटा ये 2:1 में इन दोनों में स्प्लिट हो जाएगा। आ रहा है समझ में? चलूं मैं आगे। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हाँ अगर जॉइंट प्रोडक्ट है, सॉरी एक सिंगल इनपुट डाला है और आपने जॉइंट प्रोडक्ट बाहर आते हैं और दोनों सिग्निफिकेंट हैं, तो जो टोटल कॉस्ट है आपकी इनपुट की वो दोनों में जब डिवाइड होगी, क्योंकि हम बात किसी कर रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री की हो सकता है आपको कॉस्ट बतानी पड़ जाए, तो आपको उसको सेलिंग प्राइस, पहले उसका स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर उनका यूनिट्स आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप निकालोगे सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए एंड सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी, रेशियो ऑफ द सेलिंग प्राइस 3:1। तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ए 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/3 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बी 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/3। आ गई बस बात खत्म। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है जब आपने इनपुट किया 5 लाख, तो बताओ क्या निकल कर आया? ये एक पॉइंट तक चला प्रोसेस और उसके बाद 2 प्रोडक्ट निकल कर आए। एक अब की बार बेटा जॉइंट प्रोडक्ट नहीं है, अब की बार मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट, यानी कचरा है, स्क्रैप है। 2 प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट ए ही सामने निकल कर आया और ये स्क्रैप निकल कर आया।
जैसे आप फर्नीचर बना रहे हो लकड़ी से, तो बताओ फर्नीचर बनाते बनाते वो बुरादा अपने आप निकल आता है, ठीक है ना, वो स्क्रैप है, वो किसी काम का नहीं है। अब मुझे बताओ मैं इस बाई प्रोडक्ट को 5,000 रुपये में बेच आया, मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट, बोलो बेटा 4,95,000। बोलो बात समझ में आ रही है? अरे इसमें जो इनपुट डाला था आपने, अगर आपके पास दो मेन प्रोडक्ट आ गए, दोनों ही प्रोडक्ट सिग्निफिकेंट हैं, तो आप कॉस्ट को दोनों में डिवाइड कर दो। लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट ही एक आ रहा है और बाकी कचरा निकल कर आ रहा है, स्क्रैप निकल कर आ रहा है, तो बेटा स्क्रैप के सेल से जो आएगा वो इसमें से माइनस कर दो और बचा हुआ इसकी कॉस्ट है, क्योंकि इसको लगाने से ये तो रिकवरी हो ही गई ना। हमने जब प्रोसेस में डाला एक प्रोडक्ट बाहर आ गया, बाकी कचरा कचरा बेचकर हमने कुछ कॉस्ट को रिकवर कर लिया, तो यहां पर कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये बोलना क्या चाह रहा है वो देखो, इन केस ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट द कॉस्ट इंकर्ड अप टू द स्टेज ऑफ स्प्लिट ऑफ शुड बी अलोकेटेड ऑन रेशनल बेसिस। द, अब वो बेसिस क्या है, द बेसिस ऑफ द अलोकेशन, ये पॉइंट नंबर 1 हो गया फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। द बेसिस ऑफ अलोकेशन में बी सेल्स वैल्यू एट द स्प्लिट ऑफ, फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। स्क्रैप एंड वेस्टेज आर यूजुअली नॉट मटेरियल। चलो मैं आगे, दीज आर देयर फॉर, अब ध्यान रखना ये किसकी बात कर रहा है, सेल्स वैल्यू ऑफ स्प्लिट ऑफ पॉइंट। कब बात कर रहा है ये, जब जॉइंट प्रोडक्ट हो। आगे अपनी बात करने लग गया कॉमा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो स्क्रैप है तो उसकी वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, देयर फॉर वैल्यू एट NRV। तो वो जो दूसरा प्रोडक्ट है कौन सा है, वो स्क्रैप, तो उसको किस पर वैल्यू करोगे आप, NRV पर वैल्यू करोगे। तो कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट इज देन वैल्यूड एट जॉइंट कॉस्ट माइनस NRV ऑफ द स्क्रैप। समझ में आ गया? यानी ये दो बातें एक साथ बोल रहा है। अगर आपका दोनों जो प्रोडक्ट हैं बताओ क्या हैं, स्प्लिट ऑफ के बाद दो प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट हैं, तो बताओ उनका अलोकेशन, कॉस्ट का अलोकेशन सेल्स वैल्यू पर होगा। अगर उनमें से एक बाई प्रोडक्ट स्क्रैप है तो वो NRV पर वैल्यू होगा और मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते समय कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। हालांकि इस पर बेस कुछ अभी पूछा नहीं है इन लोगों ने, तो ये मैंने आपको फिर भी अलोकेट कर दिया, तो आप इसको भी पढ़ेंगे। इसी के साथ क्या ख़त्म होता है, AS2। मुझे लगता है समझ में आ गया। अब बेटा जो जो क्वेश्चन मुझे लगता था गड़बड़ वाले हैं वो मैंने करवा दिए, बाकी आप देख लीजिएगा, हो जाएंगे। बेटा जल्दी से बोलो, सबको समझ में आ गई बात? हरे कृष्णा बच्चों। अब इसके क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। हरे कृष्णा बेटो, 5 मिनट में दोबारा मिलते हैं। 5 मिनट भी नहीं, जल्दी से मिलते हैं। चेंज कर देना।